हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कंजक्शन के पार्ट 3 वाले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और ये शायद हमारा आखिरी पार्ट होगा कंजक्शन का। इसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा सारा सब कंजक्शन। तो इससे पहले मैंने कोरिलेटिव कंजक्शन में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर चुका था। फिर उससे जो पार्ट 1 वाले जो वीडियो था वहाँ पे मैंने जो कॉमन कंजक्शन थे उनको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, वहाँ पे एरर से कैसे बचना है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कशन कर ही लिए थे। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो पार्ट 3 में आज हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, कि अनलेस और अनटिल, ये दो जो हैं कंजक्शन, इनको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अनलेस और अनटिल, जबकि ये दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, जब तक नहीं, ये दोनों क्या करते हैं, कंडीशन को दिखाते हैं। ठीक है, अनलेस भी और अनटिल भी दोनों दिखाते हैं कंडीशन को, लेकिन इनमें जो बेसिक डिफरेंस है, अनलेस दिखाता है सिर्फ कोई भी नॉर्मल कंडीशन को दिखाता है, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, जबकि अनटिल दिखाता है टाइम कंडीशन को। इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सिर्फ कंडीशन को दिखाता है, फिर दूसरा टाइम कंडीशन को दिखाता है। देखो, अगर अनलेस आपको कहीं पे इस्तेमाल करना है, तो अगर कहीं पे भी सिंपली कोई कंडीशन की बात हो रही है तो वहाँ पे आप अनलेस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनटिल वहीं आएगा जब टाइम का टच रहेगा। टाइम का टच इन द सेंस ऑफ, जैसे कि मान लो आप दोनों कहीं गए हैं किसी के घर में, और मान लो आपका दोस्त आपको बुला के लेके गया है कि चल अपने गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं उसको। ठीक है, मान लो वो गया है घर के अंदर, और वो जब गया वो तुम्हें कह के गया कि बेटा जब तक हम वापस नहीं आते तब तक आप यहीं रुकना। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वहाँ पे तक बहुत उसने तो एक कंडीशन कर दिया कि जब तक मैं वापस नहीं आता। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या आप अनलेस आई रिटर्न लगाएंगे, अनलेस आई रिटर्न, या अनटिल आई रिटर्न लगाएंगे। देखो, यही तो चीज़ को समझना है आपको। अनटिल आई रिटर्न लगाइए या अनलेस आई रिटर्न, तो यहाँ पे लगेगा अनटिल आई रिटर्न। क्यों लगेगा, क्योंकि वो गया है घर के अंदर, वो कुछ देर के बाद पक्का वापस आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक टाइम का टच दिखा रहा है, टाइम शो कर रहा है थोड़ा कहीं ना कहीं, है कि नहीं। जैसे मान लो आप अपने दादाजी को लेके गए हैं कहाँ, हॉस्पिटल, और मतलब किसी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कहाँ पे है, डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो 2 मंजिला ऊपर है। तो दादाजी भाई उसने घुटनों में दर्द था, तो बड़े दिक्कत से वो उठ के गए वहाँ पे। फिर आप जैसे आपको जाके पूछा तो असिस्टेंट ने कहा डॉक्टर नहीं है, 1 घंटे में आने वाले हैं। तो दादाजी ने कहा कि जब तक नहीं आते हम यहीं पे उनका वेट करेंगे, है कि नहीं। तो वहाँ पे भी क्या लगाएंगे, अनलेस लगाएंगे। तो अनलेस द डॉक्टर रिटर्न, अनलेस द डॉक्टर रिटर्न्स, या फिर अनटिल द डॉक्टर रिटर्न्स, क्या लगाएंगे आप, तो आप लगाएंगे अनटिल। क्यों, क्योंकि 1 घंटा तो वहाँ पे टाइम का टच आएगा नहीं भाई, कभी ना कभी तो भाई 1 घंटे में तो वापस आ ही जाएगा। हालांकि 2 घंटा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे टाइम शो कर रहा है, तो आप लगाएंगे वहाँ पे अनटिल। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूँ कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक पास नहीं करोगे, तो क्या यहाँ पे टाइम का टच दिख रहा है। ध्यान से सुनो मेरे सेंटेंस को, कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक पास नहीं करोगे। भाई किसको पता वो कब पढ़ेगा, लेकिन जब मर्जी वो पढ़े। तो यहाँ पे टाइम का टच देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पे भी तो टाइम का टच नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, सिंपली कंडीशन है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप लगाएंगे अनलेस को, और अगर कहीं पे टाइम का टच दिखे आपको तो आप लगाएंगे अनटिल को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो, अनलेस कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करें, जैसे कंडीशन को दिखाता है ये। तो यार एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अनलेस यू डू नॉट कम विथ मी आई विल नॉट गो। क्या ये वाला सेंटेंस सही है, क्या ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो अनलेस और अनटिल होता है, इनका मतलब जो मैं हिंदी में बताया, तो इनका मतलब होता है जब तक नहीं। जब इसके मतलब में ही नहीं जुड़ा है तो मतलब ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है कि नहीं। अनलेस भी नेगेटिव वर्ड है और अनटिल भी नेगेटिव वर्ड है। जब ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं तो क्या इन दोनों नेगेटिव वर्ड के साथ नोट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में डबलिंग नहीं होता है। अगर इसमें एक नोट लग चुका है तो अगले वाले इस वाले पार्ट में तो नोट नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे अनलेस या अनटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप क्या नहीं लगाएंगे, नोट नहीं लगाएंगे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर डू नॉट हटा देंगे तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अनलेस यू कम विथ मी आई विल नॉट गो। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जिस वाले क्लोज में अनलेस या अनटिल लगा है, क्लोज मतलब जिस वाले पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है, वहाँ पे अगर आप क्लोज अनलेस अनटिल लगा है वहाँ पे आप नोट नहीं लगा सकते। लेकिन अगले वाले जो पार्ट है
अगले वाले जो क्लोज है वहाँ पे आप नॉट लगा सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर अनलेस लगाओ, अनटिल लगाओ, वेन, ऑल्दो, टील, एज लॉन्ग एज, जो कुछ भी लगाना है लगाओ। ठीक है, अगर उसके बाद आपने क्या लगाया, जिस वाले पार्ट में अनलेस होगा, अनटिल होगा, एज लॉन्ग एज होगा, टील होगा, एज सुन एज होगा, अगर उस वाले पार्ट में आप क्या लगा रहे हैं, आप विल लगा रहे हैं, मतलब इसी वाले पार्ट में मान लो यहाँ पे एज लॉन्ग एज होता, यहाँ पे ऑल्दो होता, ठीक है, और या फिर दो होता, या फिर और भी बहुत सारे हैं, और ये सब मैं 10th में अच्छी तरह से करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा झलक। अगर इस वाले पार्ट में ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे अनटिल है, यहाँ पे टील है, यहाँ पे एज लॉन्ग एज है, तो उस वाले पार्ट के साथ आप कभी भी ज़िंदगी में विल या शेल या कैन या मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा गलती होता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा गलती होता है। तो आप विल, सेल और कैन में कहाँ लगाएंगे, आप लगाएंगे दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है, अगर चाहे तो वहाँ पे इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले पार्ट में ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनलेस क्या करते हैं, अनलेस सोच कंडीशन दिखाता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे अनलेस यू कम विथ मी आई विल नॉट गो, ये सिंपल कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें, जैसे इफ भी दिखाता है, क्या इफ भी तो कंडीशन दिखाता है कि नहीं, इफ भी तो कंडीशन दिखाता है, लेकिन जहाँ पे इफ आता है उसके साथ उस वाले पार्ट में आप नोट लगा सकते हैं, ये कोई गलत नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि अनलेस और अनटिल ये खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसके साथ नोट नहीं लगाएंगे। लेकिन इफ जो है इसका मतलब क्या है, यदि, अगर, तो जहाँ पे इफ लगा है तो उस वाले पार्ट में आप नोट लगा सकते हैं, ये भी तो कंडीशन ही दिखाता है। तो इफ़ यू डू नॉट कम विथ मी आई विल नॉट गो, है कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और, इफ़ के साथ भी आप यहाँ पे विल सेल नहीं लगा सकते, है कि नहीं। इफ़ यू विल नॉट कम विथ मी आई विल नॉट गो, ये लगाएंगे तो ब्लंडर हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे मैंने बताया जिस पार्ट में टील, अनटिल, एज लॉन्ग एज ये सब चीज़ होगा उस पार्ट में आप विल सेल नहीं लगाएंगे। वहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देना, इफ़ भी अगर होता तो उस पार्ट में आप विल लगा नहीं सकते, आप सेल नहीं लगा सकते, आप कैन नहीं लगा सकते, आप मे नहीं लगा सकते। अब कहाँ लगाएंगे, दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाला पार्ट इन द सेंस ऑफ, यहाँ पे आप देखो, इफ़ यू डू नॉट कम विथ मी, फिर कॉमा आया, फिर आप यहाँ पे लगा सकते हो, आई के बाद विल लगाओ, कैन लगाओ, मे लगाओ, शेल लगाओ, यहाँ पे लगा सकते हो। आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, ये वाला हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा। ठीक है, ये सब कंडीशनल में आगे बात करूँगा कितनी तरह का कंडीशनल होता है। आगे देखो, लेकिन इफ़ के बाद आप नोट लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, अनलेस यू कम विथ मी, जब तक आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस, इफ़ यू डू नॉट कम विथ मी आई विल नॉट गो। यहाँ पे डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस बहुत आसान है सर, यहाँ पे नोट लगाया जबकि यहाँ पे नोट नहीं लगाया, फिर भी वो वही मीनिंग, सेम मतलब ही दिखा रहा है। ओके, अनटिल की हम बात कर रहे थे। अनटिल क्या करता है, अनटिल क्या करता है, ये करता है टाइम को दिखाता है कि नहीं, जहाँ पे टाइम टच होता है। जैसे विल नॉट वर्क, अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, हम काम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अनलेस लगेगा या अनटिल लगेगा, तो आप कहोगे सर अनटिल लगेगा, क्यों, क्योंकि किसी ने डिमांड किया। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं जब तक मेरा डिमांड नहीं पूरा तो मैं भूख हड़ताल करूँगा, लेकिन कोई थोड़ी मुझे मरने देगा, तो डिमांड मान जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, है कि नहीं, नेगोशिएशन होगा। तो डिमांड की जा रही है और डिमांड क्या कर रहा है, कुछ दिन के बाद ये डिमांड माने जाएंगे, लेकिन या फिर कुछ और उसका मसला हल होगा। तो यहाँ पे टाइम का टच रह रहा है, तो आप क्या करोगे, विल नॉट वर्क अनटिल आवर डिमांड्स आर मेट, है कि नहीं, क्योंकि अगर वहीं पे आप अनलेस लगा दिए तो गलत इसलिए होगा। वैसे सोच के भी देखिए ना कि हम तब तक नहीं हम काम करेंगे जब तक, मतलब अगर हमारा डिमांड्स फुलफिल नहीं होता, तो अगर वहाँ पे टाइम आप टच खुद ही नहीं दे रहे हैं तो जो सामने वाला जिससे आप डिमांड करें वो थोड़ी मानेंगे आपकी डिमांड को, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे बताओ कौन सा वाला सही होगा, अनलेस या अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, जब तक मतलब लाल, मतलब लाइट से, ट्रैफिक लाइट जब तक लाल नहीं हो जाता, रेड नहीं हो जाता, तब तक कोई नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे भाई, टाइम का टच रह रहा है, कुछ देर बाद तो लाइट अपने आप फिर रेड होता है, फिर ग्रीन होता है कि नहीं, जो लाल सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, यहाँ पे भी टाइम का टच आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, अनटिल लगाएंगे।
ठीक है, ना कि अनलेस लगाएंगे। बहुत आसान है। जहाँ पे टाइम का टच दिखे आपको छुपा हुआ मिलेगा आपको, वहाँ पे अनटिल लगा दो। अगर नहीं मिल रहा है तो अनलेस लगा दो। जैसे मैंने कहा कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे, भाई वो कब पढ़ेगा उसको मर्जी है कि नहीं। लेकिन वहीं पे कहा कि जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे हम यहीं पे वेट करेंगे। ध्यान दो ना एक एक चीज़ को, कि डॉक्टर तो आ ही जाएगा ना 1-2 घंटे में। आगे देखो, अगला वाला जो रूल यहाँ पे कहता है कि नॉथिंग एल्स के बाद, ठीक है, नॉथिंग एल्स के बाद हमेशा से बट आएगा ना कि देन आएगा। नॉथिंग एल्स के बाद हमेशा से कौन आएगा? बट आएगा ना कि देन आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसका गलत कैसे होता है। देखो, देयर इज नॉथिंग एल्स देन शीर फुलिशनेस, ठीक है, देयर इज नॉथिंग एल्स देन शीर फुलिशनेस। ये गलत है। क्यों? क्योंकि नॉथिंग एल्स के बाद क्या आना चाहिए? बट आना चाहिए, ना कि देन आना चाहिए। एग्जामिनर ना आपको इतना कन्फ्यूज करेगा यहाँ पे, इसी छोटी छोटी चीज़ों पे वो फंसा देगा आपको, ठीक है। इस चीज़ से बचना है आपको, मतलब इस चीज़ को अच्छी तरह से बार बार रिवाइज करना है और इसको याद भी रखना है। नॉथिंग एल्स के बाद देन आता है, मतलब सॉरी देन नहीं आता है, बट आता है। मतलब इस वाला सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मतलब दिस इज नॉथिंग एल्स देन शीर फुलिशनेस। इसका मतलब है कि ये बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ है ही नहीं। नॉथिंग एल्स का मतलब और कुछ नहीं है कि नहीं। देयर इज नॉथिंग एल्स, दिस इज नॉथिंग एल्स देन शीर फुलिशनेस। तो इसका सही क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? बट होगा, तब जाके यहाँ पे सही होगा। देन नहीं होगा। नॉथिंग एल्स के बाद हमेशा बट आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला मुझे बताओ कि ये इस वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लगाओगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप क्या क्या लगा सकते हो। वर्क हार्ड दिस यू विल फेल। वर्क हार्ड मतलब काम करो, मतलब मेहनत करो बहुत ज़्यादा, वरना फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ? तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा? यहाँ पे मैं लगाऊंगा अदरवाइज। कहते हैं ना कि भाई ये काम कर वरना पछताएगा, है कि नहीं। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो देखो ये सिर्फ अदरवाइज ही नहीं, यहाँ पे और भी हम लगा सकते हैं। देखो क्या क्या लगा सकते हैं। ये जो अदरवाइज वाला सिचुएशन है, यहाँ पे हम एक चीज़ और लगा सकते हैं, एक कॉन्जक्शन, उसको हम कहते हैं लेस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? लेस्ट। लेकिन इसमें भी एक फंडा है, मतलब ये भी अकेला नहीं आएगा। जब लेस्ट आएगा तो लेस्ट के बाद शुड भी आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने अनटिल और अनलेस की बात की, ये उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखता है। अनटिल और अनलेस के बाद आप नॉट नहीं लगा सकते जिस पार्ट में अनटिल और अनलेस होगा। तो उसी तरह से लेस्ट के साथ भी आप नो, नॉट, नेवर ये सब चीज़ें नहीं लगा सकते, क्योंकि लेस्ट भी क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। और जब लेस्ट आएगा उसके बाद क्या आना चाहिए? शुड आना चाहिए, ठीक है। उसी एग्जाम्पल को उठा के दिखाता हूँ। देखो वर्क हार्ड, वहाँ पे हमने क्या बताया था कि वर्क हार्ड, ये तो था ना हमारा वर्क हार्ड। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, यू विल फेल था, है कि नहीं। तो वहाँ पे हमने लगाया था कि अदरवाइज। अदरवाइज तो अकेला लग सकता है, लेकिन जब हम लगाएंगे लेस्ट लगाएंगे तो लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आगे देखो वही चीज़ मैंने जो बताया, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ कभी भी आप नॉट, नॉथिंग, नेवर, नो ये नहीं लगा सकते। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, ठीक है। यहाँ पे देखो लेस्ट है, उसके बाद ये नॉट है, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या होगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आगे देखते हैं। देखो एक है ये वाला एज सुन एज, ओके। एज सुन एज मतलब ज्यों ही मतलब जैसे ही, जिसको हम कहते हैं ना। तो एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, मतलब मैंने जैसे ही जाके स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन चला गया, ओके। तो इस वाले सेंटेंसेस को आप कैसे और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। देखो ये पहले समझो कि एज सुन एज का मतलब क्या होता है। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, और एज सुन एज को हम कहाँ करेंगे? सेंटेंस के शुरुआत में लगा सकते हैं, ओके। तो एज सुन एज का मतलब है जैसे ही। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही हमने वहाँ पे पहुँचा स्टेशन में तो ट्रेन चल गया, ठीक है। इसी एज सुन एज वाला सिचुएशन जैसे ही को हम और भी 2-3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एज सुन एज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलग कंजक्शन लगाएंगे, और इन वाले चीज़ों से बराबर के एग्जाम में सवाल पूछता है। देखो कैसे आप वहाँ पे उसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं?
आप उसकी जगह पे स्कैर्सली लगा सकते हैं, ठीक है, या उसकी जगह पे आप हार्डली भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको गॉड के पी जाइए। देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी होता है, इसी के हिसाब अगर इसी के अलावा किसी स्ट्रक्चर में आपको स्कैर्सली या फिर हार्डली देखने को मिले तो आप समझ जाना कि सेंटेंस गलत है, ठीक है। जैसे क्या होता है, रूल क्या कहता है, देखो स्कैर्सली के बाद याद रखना हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही है, स्कैर्सली और हार्डली के बाद पहले क्या आएगा, हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अब हेड लगाए तो भार्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। जैसे गो वेंट गॉन, गॉन हो गया, ईट एट ईटेन, ईटेन, ये क्या है, सब पार्टिसिपल फॉर्म है, तो ये सब आएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दोनों में आप अगर ध्यान दो तो वेन लगता है, वेन। हम इन दोनों को, स्कैर्सली को और हार्डली को किसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, मतलब किस चीज़ को दिखाने के लिए, वही चीज़ जो हम एज सुन एज को दिखाने के लिए, मतलब जैसे ही या फिर जो ही मैं वहाँ पे गया तो देखा ये सब हो गया था, वही मीनिंग ये भी एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन इनको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने क्या कहा, पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर भार्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वेन आएगा। देखो स्कैर्सली हैड ही अराइव्ड एट स्टेशन, स्कैर्सली, फिर देखो पहले स्कैर्सली आया, फिर हमने हेड लगाया, फिर यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, फिर अराइव्ड भार्ब का थर्ड फॉर्म है, वही सब तो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले स्कैर्सली, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पे भी आपको व्हेन लगाना है, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखना है, इस चीज एक ही बार में समझ में नहीं आता है, मतलब याद नहीं रहता है। अगर उसी तरह से हम देखें, नो सुनर भी ऐसा ही कुछ होता है, नो सुनर, ठीक है, इसका ही मतलब वही है, जो ही नो सुनर जो है, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी क्या करता है, नो सुनर के साथ दो स्ट्रक्चर लगता है, इनके अलावा अगर आपको एग्जाम में किसी और स्ट्रक्चर में आपको दिख जाए सेंटेंस तो धड़ाक से गलत मानना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो नो सुनर के बाद या तो हेड आएगा, अगर हेड आए वही जो चीज़ें वहाँ पे मैंने बताया, सब्जेक्ट, फिर V3, लेकिन ध्यान दो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, हार्डली और स्कैर्सली में क्या था, उसके बाद वेन आता था लास्ट में, है कि नहीं, लेकिन नो सुनर के बाद देन आएगा, ये चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है बेटा, नो सुनर के बाद देन आता है। और इसका दो एग्जाम्पल मैंने बताया, मतलब दो रूल होता है, अभी तो बताया नहीं दूसरा वाला। देखो नो सुनर के बाद हेड लगाओ, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर देन लगाओ, या फिर अगर आप इसको कैसे कर सकते हो, नो सुनर के बाद डीड लगाओ। और आपको पता है जैसे हेड आएगा तो भार्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, और अगर डीड आ गया तो भार्ब का पहला फॉर्म आएगा, है कि नहीं। तो नो सुनर डीड के बाद सब्जेक्ट लगाओ, फिर भार्ब का V1 फॉर्म, फिर देन, और ये देन कौन सा है, THEN नहीं, THAN वाला देन है, ओके। इस चीज़ को समझ में आ रहा है, थोड़ा रूल को देख लिया। अब एग्जाम्पल देखो, नो सूनर हैड ही अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है, उसने ज्यों ही वो स्टेशन में पहुंचा तो ट्रेन चला गया भाई। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर प्लेन से उतरे तो उसके बॉडीगार्ड, मतलब ज्यों ही या फिर जैसे ही, तो उनके बॉडीगार्ड्स ने उनको चारों तरफ से कवर कर लिया, ठीक है, इस वाले सिचुएशन में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नो सूनर हैड द प्राइम मिनिस्टर, है कि नहीं। तो वही इस तरह से देख सकते हो कि नो सूनर के बाद क्या आएगा, मैंने बताया हेड आएगा, ठीक है। तो नो सूनर के बाद आपको क्या करना है, हेड लगाना है। देखो यहाँ पे नो सूनर के बाद क्या करना है, नो सूनर के बाद हेड लगाना है, फिर जाकर सब्जेक्ट आएगा, है कि नहीं, फिर बार का तीसरा फॉर्म, फिर आएगा देन, जबकि हार्डली और स्कैर्सली में वेन लगाना है आपको। दूसरा वाला क्या बोलता है कि नो सूनर डीड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर डीड आ गया तो बार का पहला, फिर देन आएगा। देखो इसका एग्जाम्पल और अच्छी तरह से देखते हैं थोड़ा। तो नो सूनर आ गया, हेड ही अराइव्ड एट द स्टेशन, तो नो सूनर के बाद हेड आया, फिर ही सब्जेक्ट आया, फिर अराइव्ड क्या है, बार का तीसरा फॉर्म, लेकिन उसके बाद देन आएगा ना कि वेन आएगा, तो देन द ट्रेन लेफ्ट। उस तरह से स्कैर्सली को मैंने छोड़ दिया था, या फिर जैसे स्कैर्सली में बताया था, स्कैर्सली डिड ही अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया भाई, यहाँ पे स्कैर्सली नो सूनर लगाओ इसको, नो सूनर डीड ही, देखो डीड आया, फिर अराइव। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नो सूनर के बाद, ठीक है, यहाँ पे स्कैर्सली नहीं होगा, यहाँ पे नो सूनर होगा। नो सूनर के बाद जैसे मैंने बताया पहले डीड आएगा, नो सूनर डीड ही,
फिर ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर अराइव वर्ब का पहला फॉर्म अराइव, है कि नहीं, एट द स्टेशन, उसके बाद देन आएगा, देन के बाद देन द ट्रेन लेफ्ट। ओके, ये दो चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको समझ में मतलब अच्छी तरह से याद आएगा। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, स्केर्सली हैड आई सॉल्व्ड वन प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम पॉप्ड अप। वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो वैसे फिर क्या हो गया, फिर दूसरा प्रॉब्लम आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या गया, स्कैर्सली के बाद क्या आता है, ध्यान दो, स्कैर्सली के बाद हेड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर यहाँ पे व्हेन आता है। तो ये वाला सेंटेंस सही है गलत है, ये वाला सेंटेंस सही है, ठीक है। इस तरह से हार्डली हेड या फिर हार्डली आई हेड होगा, हार्डली के बाद भी हेड ही आएगा, ठीक है। हार्डली हेड आई क्लोज माई आईज, जैसे ही मैंने अपने आंखें बंद कर दी तब क्या हुआ, व्हेन द टेलीफोन रिंग। तो स्कैर्सली और हार्डली के बाद हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर आगे जाके व्हेन लगेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं किसकी किसकी बात की, नो सुनर, तो नो सुनर के बाद मतलब देन आता है उसके साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस और कर लेते हैं। नो सुनर डीड आई क्लोज माई आईज देन द टेलीफोन रिंग। यहाँ पे भी देखो नो सुनर के साथ क्या है, पहले देखो, नो सुनर के बाद मैंने बताया दो सिचुएशन हो सकता है, नो सुनर के बाद या तो डीड आएगा या फिर हेड आएगा। अगर डीड आया तो उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, ना कि क्लोज्ड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पढ़ने में सही लगेगा आपको, लेकिन डीड है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ओके, देन द टेलीफोन रिंग, तो देन तो आएगा यहाँ पे। इसको सही कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लोज को अगर क्लोज कर देंगे तो इस तरह से नो सुनर हेड आई क्लोज, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि नो सुनर के बाद अपने हेड लगाया, हेड के बाद आई लगाया सब्जेक्ट, फिर क्लोज में आपने क्या किया, V3 किया, फिर देन आया, ठीक है। आगे देखो, अच्छा ये वाला थोड़ा ये सब क्या है, वही एज सुन एज वाला तो सिचुएशन मैंने कहा ना, एज सुन एज का मतलब भी क्या होता है, जैसे ही, तो एज सुन एज आई क्लोज माई आईज, वही चीज़, एज सुन एज आई क्लोज माई आई द टेलीफोन रिंग। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, फिर एज सुन एज लगाओ, ओके, फिर कॉमा देकर दूसरा वाला भी लगा दे सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आपको हार्डली लगाना है, ठीक है, अगर आपको स्कैर्सली लगाना है, ठीक है, आप तो एज सुन एज के साथ ही जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर यही चीज़ के साथ जाएगा, स्कैर्सली, हार्डली, नो सूनर, ठीक है, आया था पिछले एग्जाम्स में। आगे देखो, क्या ये सही है, ज़रा बताओ मुझे। हार्डली आई हैड क्लोज्ड माई आईज व्हेन द टेलीफोन रिंग। ओके, तो हार्डली के बाद क्या आना चाहिए, बताओ बताओ बताओ, हेड आना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट आई आएगा, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हार्डली हेड आई यहाँ पे आता तो जाके ये वाला सेंटेंस सही होता। फिर यहाँ पे आप और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, व्हेन भी ध्यान रखना है। ये वाला देखो, क्या ये सही है, स्कैर्सली आई हैड स्टेप्ड आउट, ठीक है नहीं, जैसे ही मैंने घर से बाहर निकला था तो बारिश शुरू हो गया, ओके, इट स्टार्टेड रेनिंग। अच्छा एक चीज़ आपको दूसरा भी याद रखना है कि दूसरा वाला पार्ट भी जो है ना, ये पास्ट सिंपल का होना चाहिए, ठीक है, पास्ट सिंपल मतलब सब्जेक्ट के बाद V2 वाला सिचुएशन। तो यहाँ पे भी देखो, क्या ये वाला सेंटेंस सही है, स्कैर्सली के बाद हेड आना चाहिए, ना कि आई आएगा, आई को इधर होना चाहिए था, तो ये वाला भी सेंटेंस गलत है। उस तरह से ये देखो, नो सुनर हेड आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो देखो ये वाला तो सही है, नो सुनर के बाद हेड आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म आया, लेकिन यहाँ पे व्हेन लगा दिया जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, व्हेन के अलावा यहाँ पे आना चाहिए था देन, तभी जाके ये वाला सेंटेंस सही होता। ओके, तो कुछ कॉमन एरर्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे पिछले वाले एग्जाम्स में। यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस, बिकॉज ही वर्क्स वेरी हार्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करता है, बड़ी हार्ड वर्क करता है, इसी वजह से देयर फॉर ही कम्स फास्ट इन द क्लास। तो ये वाला सेंटेंस कहाँ पे गलत है बताओ मुझे। देखो ध्यान दो, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि एक ही सेंटेंस में दो कॉन्जक्शन का भी इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। या तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से लिखिए, बिकॉज ही वर्क्स हार्ड ही कम्स फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है, ही कम्स इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या तो आप इसे इस तरह से लिखिए कि ही वर्क्स वेरी हार्ड देयरफॉर ही कम्स फास्ट इन द क्लास। दो दो कॉन्जक्शन आप एक साथ नहीं लगा सकते, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। उस तरह से ये भी देखो, ऑल्दो ही इज़ ए ग्रेट पर्सन, ठीक है, हालांकि मतलब वो एक ग्रेट पर्सन होने के बावजूद, ऑल्दो क्या करता है, बावजूद
उसके बावजूद फिर भी, तो ऑल्दो ही इज़ ए ग्रेट पर्सन बट ही इज़ नॉट रेस्पेक्टेड बाई एवरीवन, फिर भी उसको हर कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे भी वही गलती है, एक तो है ऑल्दो, ये भी एक कॉन्जक्शन है और फिर एक बट लगा दिया गया, तो दो दो कॉन्जक्शन एक सेंटेंस में नहीं आ सकता। ठीक है, ये देखो, ही हैज़ नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, यहाँ पे क्या गलत है बताओ ज़रा। एक एक जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे एक एक रूल आप उसके साथ साथ याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ही हैज़ नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि ध्यान देना अदर के बाद हमेशा देन आता है, THAN, अदर देन, ना कि बट आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है कि ही हैज़ नो अदर एम, बट की जगह पे अगर आप देन लगा देते तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाता। ही हैज़ नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, अदर के बाद देन आएगा। अगला वाला देखो, ही हैज़ नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ, मतलब उसकी अपने पत्नी के अलावा किसी और से बात करने के लिए उसके पास कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या गलत है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे भी एल्स आता है, ठीक है, जहाँ पे भी एल्स आता है, ये देखो एल्स, उसके बाद आप एक्सेप्ट नहीं लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बट आएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को लिख लो, इसको बार बार रिवाइज करो, फिर याद करो, क्योंकि यही चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। ओके, तो एल्स के बाद क्या आएगा, एल्स के बाद बट आता है, ना कि एक्सेप्ट आता है। ठीक है, पढ़ने में ऐसे यूजुअली सही लगेगा आपको, एग्जामिनर नस को पकड़ता है ऐसे ही नस को। आगे देखो, अरे क्या हो रहा है, हाँ ये लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कॉमन थोड़ा देख लेते हैं। आई वुड रेदर डाई बट बिग, मतलब वो कह रहा है कि इस सेंटेंस का अगर मैं मतलब निकालूं, वो कह रहा है कि मैं मरने से बेहतर, मतलब सॉरी मरने से बेहतर नहीं, हाँ वही वही, भीख मांगने से बेहतर मरने का, मतलब भीख मांगने से मरना पसंद करूँगा। ठीक है, इस वाला सेंटेंस का मतलब वही है कि मैं भीख मतलब मैं चाहे मर जाऊँगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, इसका मतलब यही है मीनिंग। तो ये वाला सेंटेंस कहाँ गलत है, ध्यान दो, आई वुड रेदर डाई बट बेग, तो ये वाला जो सेंटेंस गलत है वो यहाँ पे गलत है बट वाले सिचुएशन में, क्योंकि रेदर के बाद भी क्या आता है, देन आता है, THAN, ना कि बट आता है। इन सब चीज़ों को एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है, रेदर के बाद देन आएगा ना कि बट आएगा। ठीक है, उस तरह से मतलब जैसे मैंने बताया था, एल्स के बाद क्या आएगा, बट आएगा, ना कि एक्सेप्ट आएगा। ओके, तो आई होप ये हमारा ख़त्म होता है कंजक्शन वाला पार्ट। अगर कुछ छूटा होगा तो उन सब चीज़ को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवा देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।